खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा शिवाजी मैदान में आयोजित की गई इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा के 5वें दिन 2 शानदार मुकाबले खेले गए। स्पर्धा के पहले मैच में एपीएन और दूसरे मैच में खालसा चौथापुल की टीम ने विरोधी टीमों को हरा दिया। दोनों ही मुकाबले बेहद रोमांचकारी रहे। खेल के आखिरी दौर तक खिलाड़ी अपनी टीम को विजयी दिलाने मैदान में डटे नजर आए। दैनिक भास्कर इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। शिवाजी मैदान में खेली जा रही भास्कर फुटबॉल स्पर्धा के 5वें दिन सेंट ग्रेवियल रांची और एपीएन सदर तथा खालसा चौथापुल और केंद्रीय विद्यालय सीओडी की टीमों के बीच 2 शानदार मुकाबले खेले गए। स्पर्धा के 5वें दिन पहला मैच एपीएन सदर और सेंट ग्रेवियल रांची के मध्य हुआ। दोनों ही टीमें खेल के मध्यांतर तक गोल के लिए एक दूसरे का पीछा करती रहीं। मध्यांतर के बाद मैच के 47वें मिनट में एपीएन के खिलाड़ी शादाब ने एक गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद मैच के अंतिम दौर यानी मैच के 60वें मिनट में एपीएन के खिलाड़ी मोहम्मद अजीम ने एक और गोल दागकर टीम को 2-0 से विजयी हासिल करा दी। यह मुकाबला मैच के अंतिम क्षणों तक रोमांचकारी बना रहा। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, फिर एक गोल कॉर्नर से आया तो हम 2 गोल से जीते और बहुत हम लोग सेंट गैब्रियल स्कूल से जीते। बहुत टफ मैच था। मैच के दौरान मैदान में बतौर अतिथि मौजूद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुश्री मधु यादव और ज्ञानगंगा ग्रुप के चेयरमैन रजनीश जैन ने जहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तो वहीं भास्कर के इस खेल आयोजन की तारीफ भी की। और भास्कर का ये बहुत सराहनीय टूर्नामेंट है और हर साल होता है। और एक मैं इनको बधाई भी देना चाहती हूँ कि ये पूरा स्टाफ जो भास्कर का है, इसके क्रिकेट भी करवाते हैं, फुटबॉल भी करवाते हैं और अच्छे टैलेंटेड बच्चे इसमें हमें देखने को मिलता है। और स्कूल का ये एक बेस्ट टूर्नामेंट है। भास्कर द्वारा जो टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का, ये बहुत ही अद्भुत है और हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट होते रहे जिससे बच्चों में कम से कम खेल भावना पैदा हो। और मैं सारे आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रतियोगिता का दूसरा मैच खालसा चौथापुल और केंद्रीय विद्यालय सीओडी की टीम के मध्य हुआ। मैच शुरू होने के पहले अतिथि हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कावेरी शॉ और चतुर्वेदी जेम्स एंड ज्वेलर्स के संचालक प्रभा चतुर्वेदी ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। आज के मैच के मुख्य अतिथि डॉक्टर पुष्पराज पटेल, डायरेक्टर गोल्डन हार्ट इस स्पर्धा का यह मुकाबला भी रोमांच से भरपूर रहा। खालसा चौथापुल और केंद्रीय विद्यालय सीओडी की टीम के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की विजय के लिए मैदान में डटे रहे। मध्यांतर के पहले खालसा चौथापुल की ओर से एक गोल हुआ, जिसकी मदद से टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली और मध्यांतर के बाद खालसा चौथापुल की टीम ने दूसरा गोल करके मैच अपने कब्जे में ले लिया और इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। खालसा चौथापुल की ओर से मोहम्मद हसनैन और उदय ने गोल किए। KVCOD से आज मैच था हम लोग का, काफ़ी टफ मैच हुआ था। हम लोग ने 2-0 की लीड से जीते हम लोग आज और अच्छा मैच था। आज टफ मैच था हम लोग के लिए, जीतना ज़रूरी था अगर आगे के लिए जाना था तो। और नेक्स्ट मैच में भी हम लोग ट्राई करेंगे अच्छा खेलने का और बाकी अच्छा था। पूरी टीम आज साथ सपोर्ट करके खेली है, बढ़िया लगा। कोच भी हम लोग को साथ में एनर्जी ऐड कर रहे थे तो अच्छा लगा। इस रोमांचकारी मैचों का लुत्फ उठाने के लिए बतौर अतिथि मैदान में मौजूद रहे अतिथियों ने भास्कर फुटबॉल ट्रॉफी की तो प्रशंसा की ही, साथ ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी सराहा।
भास्कर फुटबॉल कप का जो आयोजन हो रहा है बहुत ही अच्छा प्रयास है। लगभग पिछले 21 सालों से ये हो रहा है और जैसा भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं एपीएन और एलॉयसिस का मैच, तो जो एक स्टैंडर्ड टूर्नामेंट होता है, रेफरी के डिसीजन, बच्चों की जो एक एनर्जी, इतनी गर्मी में भी पूरा जान लगा रहे हैं कि हमें किसी भी तरह से गोल करना है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जो हम नॉर्मली टीवी में देखते हैं उस लेवल का मैच दिख रहा है ये। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि मुझे फुटबॉल ऐसा टीवी में देखना बहुत पसंद है, बट आज लाइव देख रही हूँ और दैनिक भास्कर की देन है कि हमारे मतलब जबलपुर में ये जो मतलब हेल्दी एक्टिविटी है जो कि लड़कों को और गर्ल्स को भी खेलना चाहिए, बट बहुत कम हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं और इस प्रकार के खेलों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रिकेट तो हम हर कोई चाहता है, लेकिन फुटबॉल जो है जो इंडिया का है उसको खेलना बहुत ज़रूरी है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग। थैंक यू। पिछले 21 साल से दैनिक भास्कर जो कि हमारे प्रदेश का नंबर 1 अखबार है, यह छोटे छोटे बच्चों के लिए अंडर 20 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए टूर्नामेंट कराते हैं, कभी क्रिकेट का कभी फुटबॉल का, और ये बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे यहाँ जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए यहाँ से अपने आप को मजबूत करते हैं। अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनके शानदार खेल को सराहा गया। जाते जाओ। पुलिस और जिला प्रशासन ने मान लिया है कि फरार आरोपी शमीम कबाड़ी के गोदाम में हुआ विस्फोट सामान्य घटना नहीं है। इसमें एक मजदूर की मौत हो चुकी है और मृतकों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। विस्फोट के कारण जमीन में 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। जांच जारी है। खजरी खिरिया बाईपास के निकट शमीम कबाड़ी के गोदाम में हुआ विस्फोट इतना भयानक है कि जमीन में 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। सुरक्षा दल अभी गिरे हुए स्ट्रक्चर के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक मजदूर के मृत होने की पुष्टि की है। साथ ही यह भी कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। अभी जांच जारी है। देखिए, अभी कारणों का तो पता नहीं चला है कि एग्जैक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ है ब्लास्ट, लेकिन एक ब्लास्ट की खबर आई थी 12:10 या 12 मिनट पे 100 डायल पे। उसमें हमारी 100 डायल की टीम यहाँ पहुंची तो उसके साथ पुलिस भी पहुंच गई था। उनकी जो है जो आधारतल थाना के अंदर खजूरी खिरिया गाँव में बना हुआ एक शेड है और उस शेड पे एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट काफ़ी ज़बरदस्त था क्योंकि काफ़ी दूर तक लोगों ने आवाज़ सुनी थी। एक गहरा गड्ढा भी हो गया है। वहाँ पर कुछ जो अनयूज सेल होते हैं, जो लॉन्ग रेंज सेल जो है, जो टेस्टिंग के रहते हैं, वो भी पाए गए हैं उसमें जो है। तो ब्लास्ट उसी की वजह से हुआ है या कोई गैस टंकी फटी है स्पष्ट नहीं, लेकिन वहाँ कुछ गैस के सिलेंडर भी फटे हुए दिख रहे हैं जो है, मतलब वहाँ होल दिख रहे हैं। तो अभी उसकी जाँच कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि चूँकि पानी से बुझा दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर सा है तो उसके पास जाने में भी थोड़ा रिस्क है अभी। और जो एक्सप्लोसिव जैसे मटेरियल दिख रहे हैं उसको हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उसके लिए हम सेफ्टी ऑफिसर्स को बुलाए हैं, वो आकर उसको जांच करेंगे तो उसके बाद हम उसमें वहाँ से उसका क्लियर करेंगे। उसमें कैजुअलिटीज़ का कुछ है, कितने कैजुअलिटी हुई है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक व्यक्ति की हमको जो है उसका हाथ दिखाई दिया है, तो संभावना एक तो 100% है, लेकिन 2 व्यक्ति मिसिंग हैं, इसलिए अभी हमें स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम पूरा इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे तब पता लगा पाएंगे कि वहाँ एक व्यक्ति है। देखिए, फैक्ट्री में 10 लोग थे लेकिन 8 लोग तो हमें मिल गए हैं, लेबर जो 2 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। इसमें सर आर्मी वालों को भी बुलाया जाएगा? हम उनका सहयोग लेंगे इसमें वेरीफाई करने के लिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि ऐसा बता रहे थे कि यहाँ कुछ गांव में उसको उनका वो किया जाता है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में लॉन्ग रेंज में फायर किए जाते हैं तो कभी कभी वो कहीं गिर जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो गांव वाले भी उठा लेते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। अल्टीमेटली ये आए कैसे, इसकी भी हमारी जाँच का मुद्दा रहेगा। हम इसको जांच करके पूरा फिर कार्रवाई करेंगे। जो यदि फरार हैं, जो भी हो कार्रवाई है तो अपने आप हो गया। यदि आरोपी में किसी प्रकरण में तो गिरफ्तार होंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब तक पूरे सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं ले लिए जाते तब तक वहाँ पर टीम को भेजना सुरक्षा के लिहाज से संभव नहीं है। उस दिशा में प्रशासन की टीम काम कर रही है और जल्दी ही वहाँ पर जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसकी जानकारी निकाल दी। लगभग सर कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोग लापता हैं? अभी मैं कुछ आपको नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि अभी यहाँ पर मौके पर टीम मौजूद है
वो जांच कर रही हैं। जांच करने की भी कंडीशन इस टाइप की है कि पहले जो जिस तरीके से वो ढांचा जर्जर हुआ है, उस जर्जर ढांचे को ठीक करना पड़ेगा ताकि हमारी जांच दल जो है वहाँ मौके पे जाए तो उनके साथ किसी तरह का कोई रास्ता न रहे। उसको थोड़ा सा समय लगेगा। 2 साल से फरार भी है। हाँ, मुझे ये जानकारी मिली है कि जो बंदा यहाँ का मालिक है उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैंने पुलिस को कहा है कि उसको निकालें। क्या सर कुछ जानकारी लग पाई कितने मजदूर थे? अभी देखिए, अभी ऐसा जो मोटे तौर पर जो आसपास के लोगों ने सूचना की है उसके मुताबिक तो 3-4 लोगों का बता रहे हैं, और अभी मैं कोई उसको कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा बता सकूं कि क्या हुआ है। सर जो ब्लास्ट हुआ है वो कहा जा रहा है कि खमरिया फैक्ट्री का एक बम था, इस पर वो अभी जांच के बाद आइडिया लगेगा कि ब्लास्ट किस तरीके से हुआ है। सर यहाँ जो लोगों को नुकसान हुआ उनको किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन वगैरह? बिल्कुल कंपनसेशन देंगे, सरकार की तरफ से पूरी तरीके से सहायता उपलब्ध कराएंगे। घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके घरों में भी क्षति हुई है। लोगों में दहशत का माहौल है। हमारे घर का पूरा सत्यानाश हो गया। पीछे ही हमारा घर बिल्कुल लगा हुआ, हमारा घर, हमारे बच्चे थे, छोटा सा बच्चा था, हल गया, हमारे बच्चे के ऊपर कांच ऐसे आके गिरी। शुक्र है अल्लाह का वो बचा हुआ है। हमारा छोटा बच्चा 2 साल का भी नहीं है। और देखिए जरा किस तरह का हाल है, कौन है जिम्मेदार? मैं शहनाज, यहीं पर हमारे घर है। 1 साल पहले हम लोग हमारी बाइक को चोट लग गई, पूरा कांच उसका हाथ कट गया। वहाँ पे अगर स्क्रैप का काम हो रहा था इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ? सिलेंडर फटता है तो ज़्यादा छत जाती है, इतना बड़ा कैसे विस्फोट हुआ सर? खमरिया फैक्ट्री का बम फटा यहाँ इलाके पहले भी फोड़ता है। पीछे पूरे लेबरों का अभी तक आता पता नहीं कहाँ गई वहाँ की। तो यहाँ जो कर्मचारी रहे कि नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं हम। रहे तो गए कहाँ? पूछ रहे हैं इंसानियत की, हमारी इंसानियत हमारी कोई हम लोग पूछ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि विस्फोट किसी बम का है। यदि ऐसा है तो बम कहां से आए और यहां क्यों रखे गए थे, यह बात भी जांच का विषय है। जिला प्रशासन का कहना है कि जांच में सेना के अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। घटना को लेकर गोदाम मालिक सामने नहीं आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पिछले 2 सालों से समीम कबाड़ी फरार है। बाइक पर स्टंट करने वाले युवाओं के विरुद्ध पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐसे बाइकर्स को चिन्हित कर उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। दरअसल हाल ही में बरगी क्षेत्र में बाइक से स्टंट करते वक्त एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के अनुसार स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। थाना बरगी के बरगी नगर के वीआईपी रेस्ट हाउस के पास एक मदन महल का रहने वाला लड़का तेज़ गति से बाइक चलाकर खुद टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। लगातार ट्रैफिक पुलिस और जो हमारी थाना पुलिस है उसके द्वारा विभिन्न पॉइंटों पे चेकिंग लगाई जाती है। लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के चालान भी किए जाते हैं। साथ ही स्कूलों में और महाविद्यालयों में जाकर इनको जागरूक भी किया जाता है। विभिन्न मोहल्लों में विभिन्न सामाजिक संस्था के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया जाता है। हमारे 5-6 ऐसे रोड हैं जहां पर हम हेलमेट वाला अभियान रोज़ चलाते हैं, प्रातः 9 से 12 और शाम 6 से 9, और लोगों को लगातार जागरूक करते हैं। मैं जबलपुर के लोगों से अपील करता हूं कि नियंत्रित गति से चलें, अपने बच्चों को ये सीख दें, और साथ ही युवाओं से भी अपील है कि जब भी वाहन चलाएं तो नियंत्रित गति से चलें। बहुत कुछ अंतर नहीं आता है, 1-2 मिनट का अंतर आता है। जान है तो जहान है, इस भावना को ध्यान रखते हुए हमें गाड़ी चलाना चाहिए। कार्रवाई की जाती है। इसमें जो सबसे प्रमुख कार्रवाई, हम लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और लगभग 60 लाइसेंस अभी आधारताल एवं रांझी मार्ग पर बनाए गए रोड डिवाइडरों को सौंदर्यीकरण की दरकार है। सड़क और रोड डिवाइडरों के निर्माण के कई महीनों बाद भी पौधारोपण नहीं कराया गया है। डिवाइडरों पर मवेशियों का कब्जा है। आधारताल बिरसा मुंडा तिराहे से सुहागी तक एवं घमापुर से रांझी तक बनाए गए रोड डिवाइडर अब तक बदहाल हैं। ठेके की शर्तों के मुताबिक इनका सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया है। कुछ स्थानों पर पौधे लगाए भी गए तो देखरेख के अभाव में समाप्त हो गए। जबलपुर संस्कार धानी में शहर के चारों तरफ रोडों के बीच में जो डिवाइडर बनाए गए हैं, उन डिवाइडरों में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसका रखरखाव नगर निगम के द्वारा किया जाना था और नगर निगम की जिम्मेदारी भी है। परंतु देखने में आ रहा है कि सारे डिवाइडरों में जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनमें विगत कई दिनों से पानी नहीं डाला जा रहा है और इस भीषण गर्मी में पेड़ पौधे सूख कर मुरझा रहे हैं। निगम प्रशासन से हमारी अपील है
कि इनका रखरखाव का ध्यान दें और इसमें नित्य दिन पानी डालने का कार्य आरंभ करवाएं। रोड डिवाइडरों के सौंदर्यीकरण को लेकर बनाई गई योजना अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार है, जिसके चलते आम जनों में नाराजगी का भाव है। शहर में जरूरतमंदों के लिए बनाई गई नेकी की दीवारों को मदद का इंतजार है। कुछ नेकी की दीवारें ऐसी भी हैं जहां से लोगों ने मदद लेना भी बंद कर दिया है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव न होने से ये दीवारें अपना मकसद पूरा करने में कामयाब नहीं हो रही हैं। शहर में जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई नेकी की दीवारों से जरूरतमंदों का मोह भंग हो रहा है। लोगों ने यहां से मदद लेना बंद कर दिया है। यहां अब कपड़े कबाड़ की तरह डाल दिए गए हैं, जिस कारण कपड़े गंदे हो जाते हैं। ऐसे में जरूरतमंद भी अब कपड़ों को लेने यहां नहीं आते। ऐसे में शहर में बनी अधिकतर नेकी की दीवारें अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही हैं। शुरुआती दौर में नेकी की दीवारों में कपड़ों को व्यवस्थित रखा जाता था, लेकिन अब इन्हें कोई देखता नहीं है, लिहाजा जरूरतमंदों का रुख भी अब यहाँ नहीं होता। और यह जो नेकी की दीवार बनाई गई है, यह पूर्णतः सही नहीं है और यहाँ से हमारे ज़िले के प्रमुख माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा रोजीना आवागमन होता है, फिर भी इस नेकी की दीवार की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस तरह यहाँ गंदगी रहती है और कौन व्यक्ति असामाजिक तत्व यहाँ आते रहते हैं, बैठते रहते हैं। किसी तरह की साफ़ सफाई नहीं है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि यह नेकी की दीवार को या तो अलग किया जाए या तो इसे साफ सुसज्जित और नए सामान यहाँ से वितरित किए जाए जो वास्तव में उसके हकदार हैं। और कोई भी यहाँ आप अभी वर्तमान में मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरे गंदगी ही गंदगी है, कोई एक कपड़े नहीं है। तो कपड़े हैं लेकिन मतलब कि साफ अच्छे नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, कोई क्यों लेगा। आम जनता ने शासन प्रशासन से नेकी की दीवारों को व्यवस्थित करने और नया लुक प्रदान करने की मांग की है, ताकि जिस मकसद से इन्हें स्थापित किया गया वह पूरा हो सके। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त जिला कलेक्टर कार्यालय का उद्यान नशीलचियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। पार्क में जगह जगह बिखरी शराब की खाली बोतलें, डिस्पोजल और खाली पाउच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खास बात यह है कि शाम ढलते ही पार्क में नशीलचियों का जमावड़ा लग जाता है। जिले के मुख्य कार्यालय कलेक्टर कार्यालय को ISO सर्टिफिकेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कार्यालय परिसर में बना उद्यान सुरक्षा के अभाव में असामाजिक तत्वों और नशीलचियों का अड्डा बन गया है। पार्क में हर तरफ बिखरी पड़ी शराब की बोतलें, पानी के खाली पाउच और डिस्पोजल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खास बात यह है कि जिले के मुखिया सहित तमाम प्रशासनिक अफसरों की दिन भर यहाँ मौजूदगी रहती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसे में पार्क बदहाल हो रहा है और पार्क की यह बदहाली कार्यालय आने वाले आगंतुकों के लिए चर्चा का विषय भी बनी हुई है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय होने के बावजूद, ये ISO सर्टिफाइड होने के बावजूद ये कार्यालय में असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। आप देख सकते हैं जो आगंतुक यहाँ आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग में अवैध वसूली चल रही है। यहाँ पे आप शाम को आएंगे तो असामाजिक तत्वों का डेरा है, आप अंदर जाके देखेंगे तो सारी चीज़ों में दारू शराबखोरी यहीं पे सब होती है। जब यहाँ पे जो आगंतुक बाहर से आ रहे हैं वे सिर्फ परेशान होते हैं। ना पीने के पानी की व्यवस्था है इधर पे ढंग की, ना शौचालय की व्यवस्था है ढंग की, कुर्सी पूरी टूटी हुई है। यहाँ पे जैसे भी बैठने की व्यवस्था तो है ही नहीं। आपको कुर्सी देखेंगी तो या तो टूटी हुई है या तो वो यहाँ पे उपलब्धि नहीं है। जिला कलेक्टर का ऑफिस है, यहाँ हम देख सकते हैं साफ़ सफाई भी बिल्कुल नहीं है, ये सब टूटा हुआ डला हुआ है। और शाम को जब हम आते हैं तो यहाँ पे असामाजिक तत्व हमें देखने को मिलते हैं जो अपना जमावड़ा लगाए रहते हैं और शराबखोरी करते हैं। आप अंदर जाएंगे तो आपको शराब की बोतलें पड़ी मिल जाएंगी। इतना बड़ा ऑफिस है, उसके बाद अगर ऑफिस के अंदर ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि शहर की क्या हालत होगी। जब इतने बड़े ऑफिस में जब यहाँ कलेक्टर है उसके बाद शाम को ये सब हरकतें होती है तो शहर में क्या होता होगा। जब आप अपने ऑफिस को नहीं संभाल पा रहे, आप शहर को क्या संभालोगे। ऐसी चर्चा भी है कि शाम ढलते ही कुछ कर्मचारियों की मदद से नशेलची और असामाजिक तत्व यहाँ जमा हो जाते हैं और पार्क का इस्तेमाल नशाखोरी और शराबखोरी के लिए करते हैं। इन लोगों के द्वारा शराब की खाली बोतलें, डिस्पोजल और खाली पाउच यहाँ फेंक दिए जाते हैं, जिससे हर तरफ गंदगी का आलम भी है।
कुंडम थाना अंतर्गत रहने वाले एक पटवारी रंजीत मार्को ने पहले तो अपनी ही पत्नी सरला मार्को की हत्या कर दी और फिर उसके शव को बोरे में बंद कर डैम में ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद आरोपी पटवारी ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करा दी। पुलिस जब मामले की जांच में जुटी और संदेही पति रंजीत मार्को से पूछताछ की तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी पति को हिरासत में लेने के बाद मृतका के शव की तलाश के लिए डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने गुरुवार को शव को डैम से बरामद किया। पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि एक शादी समारोह में जाने को लेकर उसका पत्नी सरला से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने गला घोंटकर पत्नी सरला की हत्या कर दी थी और शव को बोरे में डालकर छीता खुर्दी डैम में फेंक दिया था। रंजीत मार्को शहपुरा में पदस्थ है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आसमान साफ होते ही एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ गया है। जबलपुर में एक बार फिर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिन के समय तेज धूप ने लोगों को बेचैन किया। यहां पश्चिमी हवाएं 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश और कहीं आंधी की संभावना बनी हुई है तो कहीं चिलचिलाती धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ गया है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन और दोपहर में तेज धूप असर दिखा रही है। पश्चिमी हवाएं भी 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 अप्रैल से एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसकी समाप्ति के बाद प्रदेश में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।